नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक रोचक सफर की बात करेंगे। हम बात करेंगे फिल्मों की, कहानियों की और ऐसे कलाकार की जिसने अपनी असल जिंदगी में इतना संघर्ष किया कि उसका वो संघर्ष आज उसे बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ले गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक बंगवाल की, जो हमारे बीच से उठकर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपक बंगवाल। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। आपका पहले तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, फिल्म और हीरो, और अभी आपकी एक मूवी आई है घपरोल जी। तो घपरोल की जो कहानी है, कैसा आपका रोल है? क्योंकि हमने कास्ट देखा था, बहुत सुंदर था, बहुत मजेदार था, तो उसकी थोड़ा सा किस तरह से आपको ये रोल मिला था? जी, ये असल में मेरे इसमें जो डीओपी हैं मिस्टर विनय चांदना, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके पास ये प्रोजेक्ट आया था करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था ये फिल्म करने का, लेकिन मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि बीच में मैंने अपने ये जो पहाड़ी फिल्में थी करनी बंद कर दी थी, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो मैंने कहा कि यार तकनीकी रूप से किस तरह से बनेगी, क्या होगा पता नहीं, ये जो एक्टर को जो सम्मान चाहिए होता है सेट पे मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवाल मन में थे। लेकिन जब फिर मीटिंग हुई, वहाँ पे डायरेक्टर से मिला, बहुत यंग लड़का है सिद्धार्थ शर्मा, और शुभम है जो उस पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों से मिला, इनका मैंने देखा कि नहीं ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए इनके साथ, क्योंकि आजकल एल्बम्स वगैरह जो नई आ रही हैं उसमें देख रहा हूँ कि टेक्निकल रूप से बहुत अच्छी आ रही हैं। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा ये लड़के भी कुछ कमाल कर सकते हैं, इनका काम भी मैंने पहले देखा था, तो मैंने हाँ बोल दी। और उसके मुझे स्टोरी का भी कुछ ज्यादा पहले पता नहीं था। उन्होंने कहा था नहीं आपका बहुत जबरदस्त रोल है, मैंने थोड़ा बता दो कि बस आपने बस मनोरंजन करना है उसमें कुल मिला के। तो स्क्रिप्ट भी बाद में मिली थी मुझे। फिर जो किरदार था इसमें असल में क्या है कि है तो वो एक डार्क शेड है, नेगेटिव है, लेकिन वो वैसा हरफन मौला सा और एक मजाकिया किस्म का कैरेक्टर है जो परिस्थितियों को बहुत हल्के में लेता है और अपने को बहुत सुपीरियर समझता है, और हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को परेशान करने में उसे मजा आता है। तो कहानी इस तरह से है कि कहानी तो मैं बताऊंगा नहीं कि लोगों को देखना चाहिए सिनेमा हॉल में जाके। बस ये कि बहुत मनोरंजन वाली फिल्म है। इसमें जो है आपको हास्य रस भी मिलेगा, आपको इसमें कहीं ना कहीं पहाड़ की खूबसूरती देखने को मिलेगी, कल्चर मिलेगा देखने को, और बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमारे पहाड़ के हर एक व्यक्ति को एक बहुत अच्छा संदेश देगी। ओके, अच्छा, जब घपरोल की बात छिड़ ही चुकी है तो सबसे पहले जो ये घपरोल है, आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी है, क्योंकि चक्रचाल हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर चक्रचाल, क्योंकि उसके गाने, उसकी स्टोरी काफी हद तक हम लोगों को अपने आप से जोड़ती है, क्या घपरोल में ऐसा कुछ है जो हमें जोड़ेगी? या हमारे जो लोकल सिनेमा है, यानी गढ़वाली जो सिनेमा हमारा है, क्योंकि बनती तो बहुत सारी पिक्चरें हैं यहाँ पे, बहुत फिल्म्स बनती हैं, लेकिन उन फिल्मों में अगर बात करें तो हम कितनी देखते हैं, उनमें ऐसा कुछ भी स्टोरी जो है उस तरह की नहीं होती, इसलिए शायद रुझान कम हुआ। तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए स्टोरी का कोई कभी मैटर नहीं होता है। स्टोरी देखो, राइटर जो लिखता है वो दिल से लिखता है। स्टोरी हमारे पहाड़ की बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन उसको फिल्माया कैसे जाए, फिल्मांकन कैसे हो तकनीकी रूप से, और उसके ऊपर फिर जो उसमें अभिनय कर रहे हैं उनसे कैसे काम निकाला जाए, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती रही। बात चक्रचाल की, तो चक्रचाल बहुत समय पुरानी बनी है, जिसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा है, तकनीकी रूप से बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, गाने उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन वो दौर कुछ और था। आज जो है दौर बदल चुका है, अपडेट हो चुका है। आज आप देख रहे हो कि रीजनल सिनेमा पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी स्तर पे काम कर रहा है। साउथ का तो खैर कहना ही क्या, भोजपुरी का आप देख लो, पंजाबी फिल्मों को देख लो, हम कहीं ना कहीं से दूर थे। बिल्कुल। हमारी इसके पीछे गलती हमारी खुद की है कि हम लोग अपनी जिद में थे, हम सीखना नहीं चाहते एक तो, और हमारे कोई हमें अगर सही राह बताए तो हम मानते भी नहीं। तो उसी चक्कर में हमने क्या करा, अपने सिनेमा का बहुत नुकसान किया, ऑडियंस खोई है। क्योंकि आप जानते हो कि डिश सबके घर में है, सबके इंटरनेट है, शाहरुख खान की, सलमान खान की फिल्म आ रही है, साउथ की हिंदी डब होके आ रही है, तो लोगों को एक अच्छा नाश्ता मिल रहा है खाने को, तो अजीब सा खाना क्यों खाएंगे? तो हम लोगों को भी उस स्तर का बनाना पड़ेगा ना कि वो उसे छोड़ के इसे खाएं। सबको अपनी भाषा से प्यार होता है, कौन कहता है कि किसी को अपनी कल्चर से प्यार नहीं, लेकिन कम से कम किसी का 2 घंटे 3 घंटे अगर आप ले रहे हो तो कम से अच्छी फिल्म बना के दे दो, उसको ये तो ना लगे कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया इसमें। तो अब रही घपरोल की, तो घपरोल मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री की, कुमाऊनी फिल्म इंडस्ट्री की, जौनसारी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी भी हमारे पहाड़ की भाषा है,
एक नया जो है ऊर्जा देगी सबको। ये इतिहास बनाने वाली फिल्म है जहां तक मुझे लगता है। तो उसके लिए यही है कि लोगों का हमें बहुत सपोर्ट चाहिए, लोग जो है देखने आए। और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें मैं आगे आपसे बात करूंगा इस बारे में कि हमारे दिक्कत क्या क्या है, क्यों एक अच्छा सिनेमा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जी तो दीपक जी बिल्कुल घपरोल के विषय में आप बता ही रहे हैं, लेकिन अभी बात करते हैं क्योंकि हम जिस परिवेश से, आपकी जो परवरिश है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ से हम बात करें तो आपको ऐसा कब लगा कि आपको फिल्मों में ही जाना है, सिनेमा ही आपके लिए सुटेबल है, किसी और प्रोफेशन में? क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर इनकी पढ़ाई करा के कहते हैं कि बेटा एक नौकरी और उसके बाद तुम्हारी शादी करनी है, ये एक फिक्स सा दिमाग में सबके है। तो आपने एकदम लीक से हटके, क्या घर में कोई इस तरह का रहा है या कैसे, कौन प्रेरणा थे आपके? मैं सही बताऊं आपको, तो मैं पढ़ाई में ना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो स्कूल में आए दिन अपने टीचरों की डांट खाता था, जलील होता था रोज। तो पढ़ाई में मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि मैं कुछ बनने वाला नहीं हूँ। मैंने ना, मुझे डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, मेरे जन्म ही पता नहीं कुछ अलग करने के लिए हो रखा है। मैं खुद कंफ्यूज था मुझे करना क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। 12th हुई, उसके बाद कॉलेज तो उस समय करा नहीं मैंने, और पापा का रेस्टोरेंट था तो पापा ने बनाया था मेरे लिए, पापा तो सर्विस में थे, पर मेरे भरोसे उन्होंने खोला कि ये लड़का चलाएगा, कुछ करेगा। वहां भी मेरा मन नहीं लगता था, मैं परेशान होता था। क्या मैंने ये सब चीजों करने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो कुछ अलग करना है, बस समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर अचानक क्या, एक आंटी जी है हमारी जो है वो मुझे उनका जब घर में फंक्शन होता था, मैं डांस वांस बहुत अच्छा करता था, तो उन्होंने मुझे बोला यार तू ना, तेरे अंदर कुछ अलग है, तुझे ना आर्ट साइड में जाना चाहिए, थिएटर करना चाहिए। मैंने थिएटर क्या होता है मुझे बताइए, तो कभी हमने स्कूल में भी ऐसा कल्चर नहीं देखा था। तो उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी एस के मोंटी जी हैं, उनसे मिलवाया था, तो उनसे मैं जुड़ा। तो जुड़ते साथ ही उन्होंने पहला ही नुक्कड़ नाटक में मुझे लीड रोल दे दिया था, और 2 साल 3 साल करीब उनसे मैं सीखा। मैंने किसी इंस्टीट्यूट से तो नहीं सीखा, लेकिन वो मेरे जो गुरुजी थे वो एमए थिएटर हैं, तो उनका जितना भी ज्ञान था उन्होंने मुझे दिया। उनके साथ मैंने लगातार नुक्कड़ नाटक करे, और जब नाटक, पहला ही नाटक जिस दिन मैंने किया था उस दिन मैं समझ गया था यही है, मैं इसीलिए मेरा जन्म हो रखा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने पलट कर कभी दूसरी साइड देखा ही नहीं। अच्छा, तो जब आपने ये निर्णय लिया कि आपको सिनेमा में जाना है, इतनी सारी चीजों में, क्योंकि आपने पहले गढ़वाली सिनेमा से स्टार्ट किया और आप कमर्शियल, आपने ऐड भी किए हैं, और उसके बाद में अगर गढ़वाली सिनेमा में आप जैसे थिएटर किया, थिएटर के बाद में आप फिल्मों में गए, तो गढ़वाली सिनेमा में ऐसा क्या हुआ जो आपको हिंदी फिल्मों की तरफ जाना पड़ा? ऐसा कुछ तो घटित हुआ होगा। देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जब तक आप छोटे उम्र के होते हैं तो आप दिन भर नाटक करो, फिल्म करो, कल्चर के लिए अपना सब कुछ समय दो, वो चलता है। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है और जिम्मेदारियां आपके कंधे पे आती हैं, तब आपको ये आवश्यकता बढ़ती है कि भैया इस कार्य से तुम्हें कुछ अर्जित तो हो। तो कई साल थिएटर किया मैं, लगभग मैंने कई संस्थाओं के लिए नाटक किया निःशुल्क। मेरे कम से कम 5-7 साल तो मैंने नाटक ऐसे किए जो बिल्कुल फ्री के किए। हमें पता भी नहीं होता था कि फंड आ रहे हैं, या हमें मतलब भी नहीं होता था कि पैसे चाहिए नहीं चाहिए, काम करना है। तो धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई। गढ़वाली सिनेमा में ऑफर आने लगे क्योंकि मेरे थिएटर शोज वगैरह देखे थे, लगातार फिल्में करी। और वो दौर ऐसा भी था कि उस समय बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल दम तोड़ रही थी। तो हमने एक आंदोलन के रूप में काम किया कि चलो दोबारा से इस पे जान डालते हैं। तो सीडी फिल्मों का दौर था, उस समय सिनेमा हॉल के लिए इतना बजट नहीं होता था, 2-2, 3-3, 4-4 लाख की फिल्में बन जाती थी उस टाइम पे। तो पहली फिल्म मेरी गढ़वाली शोले आई थी, जो हमने शोले का रीमेक गढ़वाली में, मैं देख चुकी हूँ उसे। जी, उसमें गब्बर का रोल किया था, और रातों रात उसने मुझे शोहरत तो बहुत दी। उसके बाद गट्टू आई, बहुत सारी फिल्म आई, लोग पहचानने लगे। मतलब पहाड़ में कहीं भी जाता था लोग ऑटोग्राफ लेते थे। उस समय मोबाइल का भी इतना टाइम नहीं होता था कि सेल्फी वगैरह लें, बाद में ये सब चीजें होने लगी। लेकिन आवश्यकता यही हुई कि चलो ठीक है, नाम है आपका, सब कुछ है, लेकिन आपका नाम होने के बाद भी आप खाली जेब लेके घूम रहे हो। आपकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति कहां से, माँ बाप कब तक करेंगे? तो बहुत हमने कोशिश करी कि कहीं से धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो हो, इंडस्ट्री में लोग कमाएं। लेकिन यहाँ पे जब अपग्रेड नहीं हुई चीजें, सिनेमा का स्तर वैसा का वैसा ही रहा, तो मुझे उम्मीद सा मैं हार गया। मैंने कहा यार यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, और ऐसे ही मैं फिल्म करते रहूंगा यहीं पे, तो मैं खाऊंगा क्या, मैं गुजारा कहां से करूंगा? लोग तो फिर घर वाले भी बहुत उसमें चिंतित होते थे। शुरू में तो मैंने बहुत मार भी खाई है अपने पापा की, कि मैं चोरी से थिएटर की रिहर्सल में जाता था अपना होटल छोड़ के। तो कई बार पापा पकड़ लेते थे, कहाँ था, 3 घंटे 4 घंटे रिहर्सल में जाता था, पिटाई होती थी। तो बाद में वो बोलते थे हम तुझे पिटाई इसलिए करते थे कि हमें तेरी चिंता है कि तू करेगा क्या, तो हम कब तक खिलाएंगे, एक न दिन हमने भी जाना ही है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा।
तो मैं गया, मुंबई गया, वहाँ भी बहुत साल स्ट्रगल किया, लगभग 2-3 साल तो बहुत ही धक्के खाए हैं, एक एक टाइम खाना खा के गुजारा किया है। तो धीरे धीरे फिर मुझे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे, फिर कुछ सीरियल वीरियल किया मैंने काफी अच्छा चलने लग गया था। अब लाइफ मेरी जो है बिल्कुल सेट हो गई, अब कुछ अच्छा होने वाला है। सिने स्टार की खोज जी में आया था मेरा, तो इंडिया के टॉप 20 से मैं बाहर हुआ था। तो वो भी इसी वजह से कि हाइट का इशू था, मैंने उनको हीरो हीरोइन निकालने थे। तो मुझे फिल्म ऑफर हुई थी वहां से, अनुराग बासु जी ने करी थी, और झूठा वादा भी नहीं था, उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया भी था, मुझे मिले थे, अपने साथ खाना खिलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ख्याल से लूडो फिल्म जो आई थी वो उसमें OTT में उसके लिए कोई कैरेक्टर था, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि कहते हैं ना डेस्टिनी से पहले, जब डेस्टिनी में ना हो तो नहीं मिल सकता, कि मेरा सीरियल ऑफ एयर हुआ और किसी कारणों से मेरे पैसे वहां अटक गए, फंस गए, और मैं बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे। मैंने कहा घर ही जाना पड़ेगा। मैं वापस देहरादून को लैंड हुआ फ्लाइट से, मुझे कॉल आता है कि आपको फिल्म अनुराग सर की मिल रही है, आप आ जाइए। लेकिन क्या था कि वो प्रोडक्शन किसी और का था, अनुराग सर केवल डायरेक्शन कर रहे थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज मुझे फ्लाइट का टिकट करवा दीजिए, मैं एक दिन में फ्लाइट में ही आ पाऊंगा, अभी मेरे पे फंड नहीं है। तो वहां से नहीं हो पाया। तो उस दिन मैं बहुत रोया था, और कि मैंने कई अपने साथियों को भी फोन किया था, लेकिन अब हमारे कलाकार हमारे जैसे ही बेचारे, उन पे भी इतना नहीं होता था, कहीं से कोई आर्थिक सहायता हो नहीं पाई, वो फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। तो फिर दोबारा के 3-4 महीने में ऐसे खाली बैठा रहा, फिर एक सीरियल और मिला, सीरियल करने लगा। 4 महीने क्या वो ऑफ एयर हो गया, किस्मत में ऐसे ही था वो। तब तक मुझे ये ओम साई, मेरे प्यारे साईं वाला सीरियल ऑफर हो गया था, लेकिन जब तक वो करना था तो लॉकडाउन का हो गया। लॉकडाउन ऐसा हुआ कि जान बचानी मुश्किल हो गई थी, मैं वापस अपने आ गया, और लॉकडाउन के बाद फिर ऐसा आया कि मैं फिर वापस जा नहीं पाया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस शुरू कर दी थी, तो उससे मेरा ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि फेस वैल्यू अच्छी बन चुकी थी, अच्छे बच्चे आ भी रहे थे सीखने के लिए। और धीरे धीरे फिर स्क्रिप्ट लिखना, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह लिखना, और ऐसे चलता रहा। और कुछ टाइम भले थोड़ा आर्थिक चीजें मेरी डगमगाई, लेकिन क्लासेस के साथ साथ फिर धीरे धीरे मुझे अच्छे लोग जुड़े। जैसे अभी मैंने ये फिल्म करी घबरोल कई सालों बाद, फिर अपना GSR प्रोडक्शन हाउस के साथ में जुड़ गया, मिस्टर तरुण रावत के साथ। तो उनके साथ ये है कि मेरी अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो एज अ राइटर मैं उनके साथ कर रहा हूँ। हिंदी फिल्म में है, 2-3 फिल्में जो मैंने लिखी हैं उनके लिए। गढ़वाली फिल्म अभी लिखी है हमने, देसी कलाकार करके, वो आ रही है, और वो भी बल्कि इसी मुद्दे पर है, जो हमारी जो कलाकारों की जो स्थिति है, और जो स्ट्रगल है कि एक्चुअली क्या ना, लोग क्या समझते हैं कि कलाकार स्क्रीन में दिख तो रहा है, अरे ये तो करोड़ों रुपए छाप रहा होगा, तो मस्ती कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, लोगों के मन में ये धारणा रहती है। लेकिन उसके पीछे उनका कितना संघर्ष है, वो भी एक इंसान है, उसको कितना दर्द है, वो सारी चीजें उसमें हमने कोशिश करी है दिखाने की। स्टोरी तो नहीं मैं आपको डिक्लेयर कर सकता अभी, लेकिन वो फिल्म जो आएगी वो भी घबरोल जैसी धमाल मचाएगी। ओके, तो दीपक जी, आपने कहा कोरोना का जो काल था जी, उसने एक बारी आपको फिर से पीछे को धकेल दिया था। आपको ही नहीं, ऐसे देश में कई जगह, पूरे विश्व में ये स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन जब आप पीछे को मतलब फिर वापस आए, तो वापस आके सब कुछ छूट गया। जब कुछ सब कुछ छूट गया तो फिर कैसे शुरू करे? उस समय जो सपोर्ट था वो किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट? फैमिली में कौन वो व्यक्ति था जिसने कहा कि हाँ तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? माता जी ने कहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि क्योंकि मेरे पिताजी रहे नहीं, तो अब बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे तो मैं कह नहीं सकता, पर बेचारे एडजस्ट करा सबने जैसे भी करा। लेकिन सहायता की रही बात, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में कोई किसी की सहायता नहीं करता। और मैंने एक चीज तो सीखी, आपका पैसा आप ही के काम आता है, आप खुद अपने काम आते हैं। और जिस दिन आप ये समझ लोगे, आप सुखी रहना शुरू कर दोगे। हम जब किसी से उम्मीद रखते हैं तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो मैंने बहुत पहले ही समझ गया था, जिस दिन मेरे पिताजी खत्म हो गए थे उसी दिन मैं ये समझ गया था कि नहीं, अब मुझे जो कुछ करना है खुद ही करना है, और किसी की तरफ उम्मीद रख के नहीं रखना कि क्या पता किसकी क्या परिस्थिति। हम किसी को बुरा नहीं कहते, पर कोई आदमी खुद अपनी परेशानी से जूझ रहा, आप क्या किसी की वो करोगे? और काम आप ही आते हो अपने आप, कोई नहीं आता। कोरोना के बाद जो भी रहा, मुझे पता था मैं ये फैसला मेरा है, मैंने इस लाइन को चुना है, तो मुझे हारना नहीं है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो कलाकार के लिए ना बड़ी क्वेश्चन मार्क की तरह होती हैं। जैसे कोई पूछता है आप क्या करते हो, कि मैं जी एक्टर हूं, नहीं हो तो ठीक है, उसके अलावा क्या करते हो? ये सबसे बड़ा सवाल चुभता है। दूसरा, हमारा ऑक्यूपेशन कहीं दिखता ही नहीं है किसी जगह पे, हमारे काम को काम ही नहीं माना जाता। आप बैंक में लोन लेने जाओगे, ऑक्यूपेशन में क्या आर्टिस्ट हो, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जिद यही है कि इतना बड़ा कलाकार बनना है, आर्थिक रूप से इतना मजबूत होना है
कि हमें किसी से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। मत बदलो आप अपने जितनी भी आपकी वो है कि ऑक्यूपेशन में क्या है, मत डालो आर्टिस्ट का नाम। हम कर सकते हैं। आर्टिस्ट तभी बनता है आदमी जब एक स्ट्रांग आदमी होता है, कमजोर आदमी कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। यानी आपने जिद ठान ली है कि बस जी। बनना है तो बड़ा ही बनना है। बिल्कुल। यानी कि जो भी छोटी छोटी से जो दिक्कतें सामने आपके आई वो अन्य किसी के सामने भी ना आए, आपके होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हमारा तो यही है कि जो चीजें हमने देखी, आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इतना ये संघर्ष ना देख। संघर्ष करें, संघर्ष बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस हिसाब से लगे, हमारा संघर्ष सबसे बड़ा यह था कि इंडस्ट्री को उठाना, अपने को उठाना तो बाद में। इंडस्ट्री कैसे उठाई जाए, जैसे मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, आज हमारे पहाड़ में फिल्म अच्छी बनने लग गई, घपरों से शुरुआत हो गई, लेकिन बदलाव कैसा आएगा? वो फिल्म बंद हो गई, दिखाएंगे कहाँ? देहरादून, ज्यादा से ज्यादा कोटद्वार, हरिद्वार या ऋषिकेश, बिल्कुल सिनेमा हॉल है नहीं। तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि गवर्नमेंट जैसे अब इतना सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है, थोड़ा सा इसमें कि एक पैनल बने जिसमें कि मोबाइल थिएटर टाइप के हों या छोटे छोटे मिनी थिएटर हों, पीपीपी मूड में बिजनेसमैनों के साथ मिलकर टाई अप कर सकते हैं। जब सिनेमा की स्क्रीन्स बढ़ेंगी तभी जाके जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम प्रोड्यूसर का पैसा जो लगा वो वापस आना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रोड्यूसर को बचा के रखना है, जिंदा रखना है। जब प्रोड्यूसर कमाएगा तभी तो हमको देखा, हम किस मुंह से किसी को बोलेंगे आप फिल्म, हाँ हम आपकी फिल्म कर रहे हैं, आप हमें इतने रुपए दे दो। वो भी तो बेचारा क्या पता लोन लेके कर रहा हो, कर्जा लेके कर रहा हो। तो ऐसा नहीं है, हमें इस हिसाब से बनाना है कि ये वाकई में इंडस्ट्री कहलाने लायक हो। फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? उद्योग। उद्योग वो होता है जहां से आर्थिक चीजें चले, मिलता है। बिल्कुल। अब आर्थिक में क्या है कि वो बेचारे ने पैसे लगा दिए हैं, 40-50 लाख जितने भी लगा दिए, थोड़े थोड़े सब हल्का फुल्का वो जैसे पिठाई लगती है उस तरह से सब आर्टिस्टों को मिल गया। बेचारे वो तो संतुष्ट होते हैं कि कला को प्यार करते हैं, तकनीक लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल गया। अब फिल्म रिलीज कर दो, वापिस नहीं आए तो प्रोड्यूसर दोबारा हिम्मत ही नहीं करेगा फिल्म बनाने। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 50% दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो 50% सब्सिडी के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रोड्यूसर के पैसे वसूल हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को स्वयं कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ कॉर्पोरेट लोगों के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, समझदार लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर यह तय करना होगा कि पहाड़ के हर एक बड़े बड़े जो गांव हैं, शहर हैं, उस जगह पे एक थिएटर तो हो जहां पे स्क्रीनिंग हो, और प्रायोरिटी हमेशा पहाड़ी फिल्मों को मिले बजाय हिंदी के। क्योंकि नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, तो वहां हिंदी फिल्म जब गढ़वाली या कुमाऊनी फिल्म नहीं आएगी तो हिंदी तो लगेगी, तो वहां को किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला, और वहां से रोजगार भी मिलेगा, वहां कितने लोग काम करेंगे। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, तभी कुछ होगा। जी दीपक जी, अभी जो समय है, जो दौर चल रहा है, हम बात कर रहे हैं फिल्म संस्कृति बचाओ, पलायन रोको जी, और जिद सी है कि सबको, लिखने वाले हो गए, फिल्म करने वाले, नाटक, नुक्कड़, सभी कुछ एक जैसा मैसेज। फेसबुक पूरा भरा पड़ा है इन चीजों से, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों से आंदोलन चले थे, उसका परिणाम आज तक निकला नहीं। आगे भी आंदोलन चलेंगे क्या? क्योंकि उसको सही मायने में जो धार देते हैं ना, एक्चुअल मतलब जो की है, उसको हम वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन कई लोग कहते हैं कि पलायन है, इसलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, या कोई और आपको पलायन कर कौन रहा है? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई अंग्रेजी शासन तो है नहीं, या मुगलों का शासन तो है नहीं कि पकड़ पकड़ के मार मार के भगा रहे हैं। पलायन हम ही तो कर रहे हैं, और हम ही लोग दिल्ली बम्बई में बैठ के बड़ी बड़ी इमोशनल वीडियो बनाते हैं, अरे मुझे गांव की याद आ रही है, पलायन हो गया, ये हो गया। कमी हमारे अंदर है, हम कभी किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, ना गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते हैं, ना किसी व्यक्ति पे बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज जाके हमारे राज्य में कानून आ रहा है वो जमीन वाला कि बाहर का व्यक्ति ना खरीदे पूरा पहाड़। अब क्या करोगे? पूरा पहाड़ तो बाहर के लोगों ने, दिल्ली हरियाणा वालों ने खरीद लिया। हम दिल्ली बंबई में जाके होटलों में काम कर लेंगे, हम विदेश में थोड़ा पैसे के लालच में बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम अपने शहर में अपनी खुद की दुकान नहीं खोलेंगे। समस्या किसके अंदर है? हमारे अंदर है ना। पहाड़ में जितने बड़े बड़े होटल उसके ओनर में बता दो कितने पहाड़ी हैं, कितने बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं। सब उंगली अगर उठाने पे आ जाए तो सबकी अगर जांच हो जाए तो देखो जितने भी रिसोर्ट हैं, कैंप लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं? सब बाहर के वालों के। हम क्या कर रहे हैं वहां पे? हमारे ही गाँव में अगर कोई बाहर का आदमी कैंप खोल रहा है, हम वहीं पे नौकरी करते हैं और हम उसमें खुश हैं। खुश है क्योंकि हमारे घर के पास है और हमें पैसा मिल रहा है। बस शाम को वीडियो बना रहे हैं हम लोग, पलायन हो गया, पलायन हो गया। देखिए पलायन की वजह भी हम है, हमें ही सुधारना पड़ेगा। हम अपने पहाड़ में खुद का
काम शुरू कर सकते हैं, जब स्टार्टअप कर सकते हैं ना, तभी जाके कुछ बदलाव होगा। ये बाहर जाके कुछ नहीं होता। पहाड़ हमने खाली करा, हमें किसी ने धक्के मार के थोड़ी ना निकाला है। मैं भी गया, मैं तो मजबूरी में गया, लेकिन मैं वापस आया हूं ना। मुझे पता है अगर मैं वहां 10 लाख कमाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, बात बराबर पड़ेगी। कम से कम एक सुकून है, मैं अपने पहाड़ में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। तो ये चीज, एक तो ये है पलायन का जो विषय, पलायन जो करते रहते हैं ना, हर फिल्म में पलायन। मैं तो बहुत परेशान हो गया इस शब्द से। फिल्म में कितना डालोगे आप, नहीं रुकने वाले लोग। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमें खुद सुधरना पड़ेगा। सरकार तभी तो देगी कुछ। यानी शुरुआत सबसे पहले किसी और को रोकने के बजाय हमें अपने घर से ही शुरू करना होगा और हमें अपने विचारों में ऐसे दृढ़ता लानी होगी कि नहीं, हमें कैसी भी परिस्थिति है यहीं खोदेंगे, यहीं पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता रहा हूँ कि आज हमारे पहाड़, अपने पहाड़ी कम लोग हो गए, बाहर के लोग ज्यादा हो गए, तो उसके बाद एक से एक बड़े केस आपको देखने को मिल रहे हैं डेली। जहाँ क्राइम कभी होता ही नहीं था, सामान पहाड़ उत्तराखंड में ऐसा था, सामान किसी का छूट गया तो वहीं का वहीं मिलेगा आपको। अब धीरे धीरे देखो क्राइम ग्राफ कैसा बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसके पीछे कौन रीजन है कि बाहर के लोग आ जाते हैं। और लोग पनाह लेने भी, यूपी साइड के भी आप ये देखना, बीच में जब योगी जी ने बड़े सख्ती कर दी थी तो सबने शरण यहाँ उत्तराखंड में आके ले ली थी। बिल्कुल सही बात है। तो हमें थोड़ा ना कहीं ना कहीं प्रशासन को और हम लोगों को सख्त होना पड़ेगा इस चीज के लिए। देखिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है इस चीज का कि वहां अगर कोई मराठी फिल्म आ गई ना, तो आप किसी की हिम्मत नहीं है उस फिल्म को रोक दे लगाने से। और लोग अपने भाषा के लिए कूद कूद के फिल्म देखने जाते हैं। वही साउथ में भी है। पब्लिक अगर चाहे तो रंक से राजा बना दे किसी को भी, कलाकार को भी। तो हमारे तो यही सभी से निवेदन है कि हम लोग जो है आप ही पर निर्भर हैं। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम जिंदा रह सकते हैं, वरना किसी दिन मजबूर होकर हमें ये काम छोड़कर कुछ ऐसे ही देखना पड़ेगा जिसमें आपको कुछ शर्मिंदगी हो, हमें देखे ये कलाकार अच्छा होने के बाद ये कार्य कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं अच्छा सिनेमा बनाने के, एफर्ट्स लगा रहे हैं। थोड़ा पब्लिक को भी देखना पड़ेगा कि भैया आप समय निकालो, फिल्म देखने जरूर जाओ और टिकट लो। ये अभी मेरे फिल्म आई, मैं कई दोस्तों का फिल्म दिखा दे, मेरा मन तो था ना फिल्म दिखाने का, मेरे मन में सवाल था कि उस प्रोड्यूसर का क्या कसूर कि मैं इनको फ्री में फिल्म दिखा दूं। मैं जाओ टिकट लो, बेचारे के पैसे लगे, वो वसूल करवाना आपकी जिम्मेदारी। तो ये भावना सही। दीपक जी देखिए, हम बहुत सारी चीजों में बात कर चुके हैं अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप हैं, आपका जो स्ट्रगल रहा है, काफी स्ट्रगल करके आप वहां तक पहुंचे। लेकिन जब आप बॉम्बे गए थे जी, तो बॉम्बे जाने के बाद वहां पे आपका जो शो आता था तेनालीरामा, है ना, वो काफी पॉपुलर शो था, लेकिन वो बीच में ही फिर उसे रोक दिया था। उसे काफी पूरा एपिसोड नहीं आए थे। नहीं, वो क्या था, वो एक तेनालीरामा में एपिसोड में सीरीज चलती है। तो एक सीरीज चली थी जिसमें मेरा कैरेक्टर था, मुख्य किरदार था उसका, कि जो उसमें जो हीरोइन है उसको, उसके लिए वर देखने आए थे, जो शाम को 6 बजे के बाद उसकी आंखें दिखनी बंद हो जाती हैं और वो फ्रॉड तरीके से रिश्ता करते हैं, लेकिन बाद में पोल खुलती है। तो उसके 8-9 एपिसोड आए थे, वो सीरीज पूरी मेरे पे थी। तो उसमें रिपीटिशन नहीं हो सकता क्योंकि एक सीरीज थी, वो एक कहानी थी। तो उसमें जितना था वहीं तक रहा। लेकिन ये कि हाँ, तेनालीरामा के अलावा बिट्टी बिजनेस वाली भी मैं कम से 80-90 एपिसोड में काम, 70 या 80, मुझे इतना याद नहीं, उसमें काम किया। मैं भी अर्धांगिनी में कम से कम 25-30 एपिसोड में काम किया। आपके हिंदी मूवीज में भी बहुत सारे जी दम लगा के हिस्सा किया था। पर ये था भगवान की मर्जी थी कि बेटा कभी स्क्रीन में हो तो बड़े रोल में आना। छोटा रोल था, एडिट हो गया वो। मिलन टॉकीज में मेरा रोल है, उसमें भी थोड़ा कम हो गया था। मिलन टॉकीज तिग्मासु धुलिया जी के साथ भी जुड़ा रहा मैं, उनके साथ मैंने रागदेश भी करी है। और एज अ प्रोडक्शन भी यहाँ पे जब देहरादून में जब शूट हुआ तो मैंने उनके साथ काम किया है, वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन में काम किया है। और क्या बोलते हैं, ये फिल्म आपकी गुड बॉय वो करी थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ, वहां भी सीन कट गया था। और एक फिल्म अभी मेरी कैंप डिसेंट करके है, वो अभी अटकी हुई है। वो पता नहीं प्रोड्यूसर का कुछ है कि लोचा है, कुछ चल रहा है उनका, पर वो रिलीज होगी तो उसमें बहुत अच्छा किरदार है मेरा। ओके, तो जैसे हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में फिर पूरी शूट होता है और हम एक दिमाग मतलब अपने मन में या दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ अब हमारी मूवी आएगी, और अचानक से हमें पता चलता है कि कास्ट जो है कट गई है। ठीक है, एडिटिंग में कट गया, तो कैसा धक्का लगता है, या धक्का तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में जब हम बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं, बड़े पर्दे के कलाकारों के साथ में बैठना, उनके साथ में स्क्रीन शेयर करना, वो अनुभव उस वाले पक्ष को कम करता है, उस दर्द को, या वो उसे और बढ़ा देता है? देखिए, शुरू में जब ऐसा हुआ तो बुरा तो लगता था क्योंकि आपने मेहनत करी है, लेकिन ये कि ना आपको ना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कलाकार को। मेरी एक आदत है, मैं हर चीज को, मेरे साथ कोई गलत भी होती है ना तो मैं उसके पीछे देखता हूँ कि मैं इस चीज के होने से अच्छा क्या हुआ। तो मैंने ये निकाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली, मैंने अच्छा हुआ रोल करी है,
बेटा तेरी किस्मत में बड़ा रोल है, छोटे छोटे रोल के लिए नहीं बना हुआ। बिल्कुल, बड़े पर्दे पे बड़ा रोल मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पैसे भी मिल गए भाई। दूसरी बात ये भी हुआ कि अच्छे जिन कलाकारों को आप स्क्रीन में देखते हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, सेट देखने को मिला, तो वहीं से सही चीजें इंस्पायर्ड हुई। और कहीं ना देखा जाए तो वो चीज आपके अंदर ना एक आंख पैदा करती है, अच्छा आज मेरा रोल कट गया, देखना एक ना एक दिन तुम लोग मेरा रोल बढ़ाओगे, लिखोगे सेट पे कि नहीं एक सीन और लिखो इसका। तो वो सही है, वो चीज है। बहुत बढ़िया है। तो दीपक जी, अब जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अभी अपना गढ़वाली सिनेमा है, लोकल सिनेमा हमारा, उसको उठाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए युवाओं की क्या भागीदारी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह की और नई योजनाएं या नीतियां बना सकती है जिसमें उसमें काफी हद तक से सहयोग मिले। तो आपको क्या लगता है किस तरह? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं दर्शकों से तो निवेदन तभी कर पाऊंगा कि पहले हमारे सिनेमा पहुंचे तो लोगों तक। तो इसीलिए मेरी जो विनम्र जो है विनती है, निवेदन है सरकार से कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आपने सब्सिडी वाला जो प्लान किया है, 50% सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे काफी लोगों को जो है मनोबल बढ़ा है कि हम फिल्मों में पैसा लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सरकार को एक चीज तय करनी होगी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स या फिर कुछ टेक्निकल जो स्ट्रांग फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ मिलकर कि गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि सब्सिडी का जो वितरण हो वो स्तर वाली सिनेमा हो, जो कोई ये नहीं कि कोई भी उठा के कुछ भी बना के आ रहा है उसको वो सब्सिडी का लाभ मिले। क्योंकि कई लोग फिर इसी लालच में ही काम करते हैं कि सब्सिडी मिल रही है, उन्हें आर्ट से या कल्चर से या टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं होता। उस चक्कर में क्या होता है, सिनेमा का नुकसान होता है, दर्शक टूटते हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, गवर्नमेंट का खजाना भी कम होता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए कि अच्छी जो सिनेमा बन रही है उनके लिए सब्सिडी मिले, और जो कुछ भी ऐसा बना रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट, मेरी विनती है धामी साहब से, सीएम साहब से, कि आप अगर कुछ कॉर्पोरेट लोगों के साथ मिलकर पीपीपी मूड पे या बिजनेसमैन लोग जो हैं उनके साथ मिलकर अगर छोटे छोटे मिनी थिएटर पहाड़ के हर एक शहर में बन जाए तो उससे क्या होगा कि हमारी सिनेमा वहां तक पहुंच पाएगी। आज की बड़ी समस्या है कि हम फिल्म बना तो ले, दिखाएंगे कहाँ, या मोबाइल थिएटर हो, कुछ इस तरह का तो हो। अब देहरादून में सिनेमा हॉल है या हरिद्वार में सिनेमा हॉल है, ज्यादा एक दो जगह पे और है, तो उससे पैसों की वसूली नहीं होगी, प्रोड्यूसर मर जाएगा। प्रोड्यूसर का सिर्फ सब्सिडी से ही काम नहीं चल पाएगा। प्रोड्यूसर को ये चाहिए कि उसके जितना पैसा लगे कम से कम वो तो वापिस हो, तभी तो वो हिम्मत करेगा कि दोबारा कोई फिल्म बनाए। तब हम उसके बाद पब्लिक को कह सकते हैं कि आइए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ही के शहर में हमने एक सिनेमा लाई है, आप समय निकाल के जरूर देखें। क्योंकि अब लोग देखना तो चाहते हैं, लेकिन अब कोई बॉडी में रह रहा हो बेचारा, देहरादून थोड़ी ना आएगा सिनेमा देखने, उसके भी तो अपने काम है। तो ये चीजें होने बहुत जरूरी है। ठीक है दीपक जी, आज के लिए इतना ही। आज हमने सुनी एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिसने जिद ठानी थी कुछ करने की। वो जिद उसे अब एक छोटे से शहर से लेके बंबई तक लेके गई, जहां उसने अपने हुनर को आजमाया। हुनर ऐसा जिसने उसे पहचान दी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आपने सच में सपने देखे हैं तो उन्हें खुली आंखों से देखिए, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने अक्सर सच होते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।